नमस्कार। दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन दिल्ली, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और फिलोमिनास कॉलेज मैसूर के संयुक्त तत्वावधान में आज एक राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई, जिसका मुख्य विषय हिंदी के बढ़ते चरण और इस सत्र का विषय दक्षिण भारतीय संस्कृति और भाषा का योगदान। अब तक मंच से 4 लोगों ने अपना वक्तव्य मंडित किया है। विनय यादव जी ने जब भारतीय संस्कृति पर बात कही तो उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत इन दोनों की संस्कृति में प्राप्त होने वाली समानता और साथ ही दक्षिण भारतीय संस्कृति में आने वाली विशेषता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह रेखांकित किया। एक बात केवल एक पॉइंट के रूप में बताकर मैं आगे बढ़ूंगी। उन्होंने दक्षिण भारतीय संस्कृति में प्राप्त होने वाली मातृसत्तात्मक संस्कृति की ओर हमारा ध्यान खींचा और साथ ही उन्होंने दक्षिण भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य बताते हुए भाषाई सहयोग क्या होता है इस पर अपना ध्यान आकर्षित किया था। और सबसे बड़ी बात यह थी उनके वक्तव्य की, कर्नाटक में भाषा को लेकर जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, उस पीड़ा को, उस दर्द को उन्होंने अपने व्याख्यान से रेखांकित किया। दूसरे महत्वपूर्ण वक्ता थे डॉक्टर जयशंकर यादव, जिन्होंने भारतीय सामाजिक संस्कृति की बात कही और इसमें भाषाई योगदान की बात उन्होंने हमारे सामने रखी। उर्मिला पोरवाल जी ने हमारे सामने भाषा और संस्कृति और सभ्यता किस प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध होता है इस बात पर प्रकाश डाला। तो डॉक्टर नामदेव गौड़ा जी ने संपूर्ण भारतीय संस्कृति में भक्ति संस्कृति दक्षिण में किस प्रकार है इस बात पर चर्चा करते हुए अपनी बात रखी है। मैं 4 वक्ताओं को साधुवाद देती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने अपनी बात के माध्यम से दक्षिण की संस्कृति की बात कही। इसके बाद मैं अपनी बात कुछ रखना चाहती हूँ। दरअसल संस्कृति और भाषा एक दूसरे की पहचान है। मैं ये कहती हूँ कि मेरी पहचान मेरी भाषा है, मेरा अस्तित्व मेरी भाषा है। मैं अपनी भाषा से ही अपनी संस्कृति को बताती हूँ और मैं अपनी भाषा से ही अपने अस्तित्व को गढ़ती भी हूँ। ऐसे समय संस्कृति और भाषा का अन्योन्याश्रित संबंध दिखाई देने लगता है। भारतीय संस्कृति ऑन द होल अगर हम देखते हैं कि हम दक्षिण को अलग कर देते हैं और उत्तर को अलग करते हैं, लेकिन जब हम भारत की राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो विदेश में जाकर हम दक्षिण और उत्तर नहीं करते हैं, हम एक होते हैं। और इसीलिए भारत की पहचान प्लूरलिटी में आ जाती है, भारत की पहचान बहुवचनता में आ जाती है। वह दक्षिण और उत्तर इस प्रकार का कोई अंतर मुझे नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही इस भारतीय सामाजिक संस्कृति में, जिसको हम कंपोजिट संस्कृति कहते हैं, भाषा रंग रूप अलग हो सकता है। उत्तर और दक्षिण में भाषा रंग रूप कद काठी अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन आत्मा अगर हम कहते हैं वो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। और इस आत्मा की पहचान कौन कराता है? इस आत्मा की पहचान, हमारे होने की पहचान अगर किसी से है तो मुझे लगता है भाषा की ओर से दिखाई देता है। किसी भी देश की पहचान राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान से होती है। इन तीनों शब्दों के साथ अगर एक महत्वपूर्ण शब्द जुड़ा है तो वो है राष्ट्र। और इसी राष्ट्रीयता की बात को अगर हम देखते हैं तो विशेष रूप से राष्ट्रभाषा की बात कही जाए तो राष्ट्र भाषा के बिना गूंगा है। दक्षिण भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। मैं महाराष्ट्र को भी इसमें सम्मिलित कर लेना चाहती हूँ और इसमें मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और इसके अलावा भी एक और भाषा है, वो कहते हैं तुलु भाषा कहते हैं। थोड़ा सा विषयांतर करते हुए मैं बताऊंगी। मैंने एक आलेख लिखा था और मैंने बताया, इस आलेख में बताया था कि कन्नड़ में कितने सारे समान ध्वनियों के शब्द हैं, लेकिन सबके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। उदाहरण के रूप में एक शब्द आपको बताऊं कि उपन्यास यह शब्द है जो हिंदी में भी बोला जाता है, कन्नड़ में भी बोला जाता है। अभ्यास शब्द है जो हिंदी में भी बोला, ध्वनि साम्य है
लेकिन उपन्यास इस शब्द का हिंदी में अलग अर्थ आता है और कन्नड़ में अलग अर्थ आता है। हिंदी में अगर उसको नॉवेल के रूप में लिया जा रहा है तो कन्नड़ में इसको लेक्चरर के रूप में लिया जाता है। मैंने पूरा एक आलेख लिखा है उस पर, उसमें बताया है कि भाषा की ध्वनि साम्य होते हुए भी अलग अलग क्यों लगता है। तो मुझे कभी कभी लगता है जब हमारे बच्चे कहते हैं कि आज आपका उपन्यास बहुत अच्छा रहा, हिंदी में भी शब्द है और कन्नड़ में भी शब्द है, तो वो उसका मुझे नहीं लगता है कि ये भाषाई गलतियां हैं, बल्कि ये संस्कृति का परिचय करा रही है। अपनी भाषागत संस्कृति अगर दूसरी भाषा में आ रही है तो गलत कहाँ है। भाषाई प्रदूषण को लेकर बहुत सारी बातें की जाती है आजकल और हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग किधर को जाता ब्रदर, नो चिंता ओनली मनी, ठंडा ठंडा कूल कूल, ये वाक्य आज हमारे कान पर नहीं पर आते हैं क्या? और डैड कम ऑन, क्या ये वाक्य नहीं आता है? ये सारे शब्द, इस प्रकार के वाक्य जब हमारी भाषा में आ चुके हैं, हिंदी को अंग्रेजी के वाक्य अगर हमारी भाषा में आ गए हैं तो हम उसको सहज के लेते हैं, उसमें हमें कोई असाधारण असामान्य नहीं लगता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जो कहते हैं कि मेरी अंग्रेजी पर तो पकड़ बहुत अच्छी है लेकिन हिंदी मेरी कमजोर है, और जब वो कहते हैं कि मैं हिंदी मेरी कमजोर है तो उसमें एक हंसी होती है, उपहास होता है। ये तर्क मुझे ध्यान में नहीं आता है कि इस प्रकार क्यों किया जा रहा है। इसी प्रकार के परसेप्शंस और फैक्ट्स हमें चेक करने पड़ेंगे जब हम दक्षिण भारत को देखते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी के परिचय की बात जब आती है तो हमें फैक्ट्स चेक करने पड़ेंगे क्योंकि परसेप्शंस बहुत ज्यादा है, भ्रम पाले हुए हैं। लोगों को यही लगता है कि दक्षिण में अगर जाओ तो अंग्रेजी से काम चलता है, जरूरी नहीं है कि हिंदी ही आनी चाहिए। परसेप्शन गलत है। जब हम फैक्ट चेक करते हैं, जब उसको हम सत्यापित करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। विनय कुमार यादव जी ने अपने भाषण में बताया कि हिंदी को लेकर जो भी विरोध होता है वो राजनेताओं को लेकर होता है, लेकिन जमीनी तौर पर अगर आप देखते हैं तो हिंदी को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठता है। हर कोई हिंदी बोलना चाहता है, भले ही इसकी हिंदी में भाषाई प्रदूषण हो, भले ही इसकी हिंदी में कुछ गलत बातें हो, गलत शब्द हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हिंदी नहीं जानता है। मैंने अभी एक वाक्य कहा आपको, अर्ली मॉर्निंग किधर को जाता ब्रदर, मैं हमेशा ये वाक्य कहती हूं और हमें ये लगने लगता है कि यार ये हिंदी है या अंग्रेजी है। 4 शब्द हिंदी के हैं, 4 शब्द अंग्रेजी के, इसको हिंदी कहें या अंग्रेजी कहें। अगर हिंदी का एक वर्ब लेकर अगर आप वाक्य कहते हैं तो हिंदी हो जाता है। हिंदी का क्रिया लेकर अगर हम वाक्य बता देते हैं तो वो हिंदी वाली हो जाती है। यही बात कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में आ चुके, मराठी में भी आ चुकी है। अंग्रेजी ने इसको हमने ग्रहण कर लिया है, इसीलिए इंग्लिश, किंग्लिश, पिंग्लिश, टिंग्लिश शब्द हमारे सामने आ रहे हैं। ये भाषाई प्रदूषण है। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि परसेप्शन जब हम चेक करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप बाजार में जाते हैं, जरा सा भ्रम देख लीजिएगा, इसको सत्यापित करते हैं। बाजार में जब हम जाते हैं क्या वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती? बोली जाती है। क्या प्रशासन में हिंदी नहीं बोली जाती? बोली जाती है। क्या फिल्मों में हिंदी का प्रयोग नहीं होता है? आजकल तो कई सारी फिल्में डब होकर आ रही है। अभी बच्चों को मालूम होगा, आप लोगों ने देखा होगा, चार्ली 777 कन्नड़ वाली फिल्म है, लेकिन कितने प्यार से देखते हैं हम लोग। KGF 2 डब होकर आई है। यानी आप देखेंगे कि फिल्मों में हो, मीडिया में हो, प्रशासन में हो, बाजार में हो, कॉलेज में, महाविद्यालयों में हो या विश्वविद्यालयों में हो, हिंदी का प्रयोग होता है। परसेप्शन गलत पड़ रहा है। दूर क्यों जाएं? क्योंकि सुबह के सत्र में हमने देखा, राजगोपालाचारी ने या मोटूरी सत्यनारायण ने, नागप्पा जी ने, सरगू जी ने, MS कृष्णमूर्ति जी ने, बालशौरी रेड्डी ने, अरे चंदा मामा पढ़ते पढ़ते तो हम जवान हुए हैं। किसने शुरू किया था चंदा मामा? बालशौरी रेड्डी, कि जो कहाँ के थे? आंध्रा के थे।
हिंदी का जितना उद्धार, मैं इस मंच से ये कहना चाहती हूँ, हिंदी को लेकर जितना गंभीर काम दक्षिण में होता है उतना शायद उत्तर भारत में नहीं होता है। मैं इस मंच का लेकर ही बताना चाहती हूँ। इसका कारण है, मेरा एक विद्यार्थी है, उसका नाम भी बता दो, डॉक्टर प्रसाद। वो मुझे ये बताता है कि मैडम उत्तर वाले आते हैं और हमें ये कहते हैं कि अरे तेरी हिंदी तो बहुत गलत है, तुझे काके की का प्रयोग नहीं आता है, तेरा व्याकरण ठीक नहीं है। उसने मुझे उत्तर दिया और मैं चुप रह गई। उसका उत्तर क्या था? उसका उत्तर ये था कि मैडम हमारी जो मातृभाषा है वो कन्नड़ है, हम हिंदी सीख रहे हैं, डॉक्टरेट प्राप्त कर रहे हैं और हम आपके कंपटीशन में खड़े हैं। हु इज ग्रेटर, आप या हम? सवाल कितना जेन्युइन है, इस और हमारा ध्यान नहीं जाता है, बल्कि काके की भूलें देखी जाती है। इसके वाक्य की संरचना ठीक नहीं है, इसका लिंग प्रयोग ठीक नहीं है। हाँ, एक स्तर पर आने के बाद वो देखा जाता है, लेकिन बोलचाल की भाषा जब आ जाती है तो व्याकरण नहीं देखा जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, when money speaks nobody checks the grammar, am I right? तो हिंदी बोलते हैं तो ग्रामर चेक करना बंद कर दीजिएगा, भावनाओं को देखिएगा। संप्रेषण हो रहा है, भाषा कम्युनिकेशन है, वार्तालाप का जरिया है, और इस वार्तालाप के जरिए में भावनाओं को देखा जाना चाहिए और उस हिंदी को महत्व देना चाहिए। दक्षिण भारतीय संस्कृति में जो हिंदी का स्वरूप आ रहा है, मुझे लगता है कि हम उस रथ को लिए जा रहे हैं जिसकी पहुंच दिल्ली तक होनी चाहिए। एनईपी को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। आप लोगों को शायद, दिल्ली वालों को पता नहीं है कि एनईपी को लेकर जिस प्रकार की यहाँ पर पिछले 2-3 साल से जद्दोजहद चल रही थी, हिंदी को बचाने का जो कष्ट उठाया जा रहा था, वो केवल एक लेक्चरर ही समझ सकता है, एक शिक्षक ही समझ सकता है। उसकी रोजी रोटी खतरे में आ गई थी और इस रोजी रोटी को खतरे से बचाने के लिए काफी काम किया गया। बहुत 6000 बच्चे और शिक्षकों ने एकत्र आकर ये लड़ाई लड़ी है। और आज अलग से, आज हम सोच रहे थे, आज अलग से एक और हमारे सामने संकट आ रहा है कि जहां पर त्रिभाषा सूत्र की बात की जा रही थी, अब द्विभाषा सूत्र की बात हो रही है। अगेन देखिएगा, मैं कह रही हूँ ना, परसेप्शंस भले ही गलत पड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो हिंदी को लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय आज का युवा वर्ग, उनके सामने प्रश्न आता है। क्या मैं और 2 मिनट ले सकती हूँ बात पूरी करने के लिए? आज का युवा वर्ग, उनके सामने प्रश्न है। दरअसल यहाँ के प्रिंसिपल्स, यहाँ के टीचर्स उनको सवाल करते हैं कि हिंदी लेकर क्या करेगा तू, हिंदी से तेरा क्या भविष्य बनने वाला है। ये प्रश्न जब आता है तब हमें सोचना पड़ता है कि बच्चों को क्या बता दें। केवल टीचर बनना ही हिंदी का लक्ष्य नहीं है। रोजगार के अनेक क्षेत्र आज हमारे सामने खुल गए हैं, प्रोवाइडेड कि आपको अपना 200% देना होगा। आपको अंग्रेजी आनी होगी, आपको हिंदी तो आनी ही आनी है, और आपका कंपटीशन किससे है? आपका कंपटीशन हिंदी के बेल्ट वालों से नहीं, पूरे भारत भर से है। We have to prove ourselves। तो बच्चों को जो हमारे सामने खड़े हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ऐसे कई रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध है आज हिंदी के लिए, खास करके दक्षिण में भी, कि जिनके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा। मेरा इस मंच से यही कहना है कि अगर हम अध्यापकीय क्षेत्र में भी देखते हैं तो मैं आपको बता दूं, जिन क्षेत्रों में अनुसंधान नहीं हुआ है हिंदी के अनुसंधान क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में भी अनुसंधान हो रहा है दक्षिण में, खास करके केरला में। जिस पर्यावरण की पत्रिका की आज बात हुई थी, उस परिस्थिति पर काम करने वाले डॉक्टर वनजा की पहली पुस्तक पूरे हिंदी में पहली पुस्तक है, जिन्होंने अनुसंधान पर काम किया है। भाषाई अनुसंधान जिसमें स्त्री विमर्श, इकोफेमिनिज्म जिसको कहा जा सकता है, इकोफेमिनिज्म पर बात कहाँ हो रही है? दक्षिण में हो रही है। यानी
जितने भी अगर हम दक्षिण के स्वरूप को देखेंगे, दक्षिण के परिप्रेक्ष्य को देखेंगे, तो दक्षिण में हिंदी का कोई गढ़ भले ही ना हो, लेकिन एक दक्षिण में हिंदी एक बहते नीर के रूप में है। बस उसे उसका समुंदर नहीं मिल रहा है। जिस दिन उसको उसका समुंदर मिलेगा, जिस दिन उसको लक्ष्य प्राप्त होगा, तो मुझे लगता है उस समय दक्षिण और उत्तर में हिंदी का अलग अलग रूप नहीं होगा। क्या हिंदी में, दिल्ली में बोली जाने वाली हिंदी परिष्कृत है? क्या पंजाब में बोली जाने वाली हिंदी परिष्कृत है? क्या बनारस में बोली जाने वाली हिंदी परिष्कृत है? तो फिर क्यों कर्नाटक में बोली जाने वाली हिंदी को आप परिष्कृत नहीं कहते? There are points that we can talk about, डिस्कस किया जा सकता है। तो कहना यही है कि दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति की बात जब कहते हैं, संस्कृति की बात कहती है, तो दक्षिण की संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाला सबसे बड़ा माध्यम आज हिंदी है। और इस हिंदी को आज हम वोट मांगने की भाषा भी कहते हैं। आज ये हिंदी फिल्मों की हिंदी है, आज ये हिंदी बाजार की हिंदी है। बाजारीकरण के कारण हिंदी का जो स्वरूप हमारे सामने आया है वो एक अलग आसमान तक हमें ले जाता है। इस संगोष्ठी में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे मंच दिया, अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आयोजकों के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।